नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर माह के चौथे सप्ताह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी राजकुमार राव या ऑप्शन डी विक्रांत मैसी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनलाल। मोहनलाल जी को यह सम्मान दिया गया है। अब हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे फिल्मी जगत का भारत रत्न भी कहते हैं। और इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और 1969 में ही भारतीय अभिनेत्री देविका रानी को प्रथम बार इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, इसका वितरण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किया जाता है। और इस बार यह समारोह 23 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था और इसी समारोह में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी को यह पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में आजीवन अपना योगदान दिया हो। और इस पुरस्कार का नाम भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अगर हम दादा साहब फाल्के के उपलब्धियों की बात करें तो दादा साहब फाल्के ने ही सर्वप्रथम सन 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। दूसरा सवाल है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष या हरलीन देओल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है और इस शतक को बनाने के साथ ही एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक लगाया था। तो इस प्रकार स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही आप याद रखिए, भारतीय महिला टीम के वर्तमान में कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर। तो आप हरमनप्रीत कौर का नाम याद रखेंगे। तीसरा सवाल है, बीमा सुगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, IRDA, इंडिया पोस्ट, LIC या HDFC लाइफ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए IRDA। अब हम देख लेते हैं कि ये बीमा सुगम क्या है। तो जैसे अभी जब भी आप कोई बीमा पॉलिसी लेने जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कंपनियों के ऑप्शंस हैं और हर कंपनी के अपने अलग अलग प्लान्स भी हैं। तो इन सब को देखकर ग्राहक के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस भ्रम का फ़ायदा उठाते हैं बीमा करने वाले एजेंट। और ये एजेंट आपको वो पॉलिसी बेच देते हैं जिनमें आपका नहीं बल्कि एजेंट के खुद का फ़ायदा हो, जिसमें एजेंट को ज़्यादा कमीशन मिलता हो। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ग्राहक विभिन्न बीमा कंपनियों की नीतियों की आपस में तुलना कर सकेंगे। और ये एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवाएं होंगी, जैसे पॉलिसी खरीदना, नवीनीकरण करना, दावा करना या बीमा प्रबंधन करना। और इसके जरिए आप जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, सामान्य बीमा आदि एक ही छत के नीचे ले सकेंगे। और इसके साथ ही इसमें बीमाकर्ता, एजेंट, पॉलिसी धारक सभी एक साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे और इसी प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है बीमा सुगम। अब देख लेते हैं इसकी नियामक संस्था। तो इसकी नियामक संस्था होगी IRDA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही इसके परिचालन का कार्य BSIF को दिया गया है। BSIF का फुल फॉर्म है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। और अभी वर्तमान में यह अपने बीटा स्टेज में है और दिसंबर 2025 से इसकी पूर्ण संचालन चालू कर दी जाएगी। अगला सवाल है, आदि कर्मयोगी अभियान आदि सेवा पर्व कब से कब तक संचालित की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक, 19 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक या 25 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है, ये भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है
और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के 1 लाख जनजातीय गांवों में 20 लाख से अधिक परिवर्तनकारी नेताओं को संगठित किया जाएगा और इन नेताओं का कार्य होगा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, गवर्नेंस लैब कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे, साथ ही जनजातीय गांवों की विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगला सवाल है, आनंद कुमार वेल कुमार ने वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या 4। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। ये जो वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 13 से लेकर 21 सितंबर तक चीन में किया जा रहा था और इसी चैंपियनशिप में आनंद कुमार वेल कुमार ने 3 पदक जीते हैं। इस बार आनंद कुमार का नाम बहुत ही चर्चा में रहा था क्योंकि अभी तक किसी भी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग में कोई भी पदक नहीं जीता था और इस बार आनंद कुमार ने एक साथ 3 पदक अपने नाम किए हैं। पहला पदक था स्वर्ण पदक जो 1000 मीटर की स्प्रिंट में प्राप्त हुआ। दूसरा भी स्वर्ण पदक था जो 42 किलोमीटर की मैराथन में प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरा नंबर पर था कांस्य पदक जो 500 मीटर की स्प्रिंट में प्राप्त हुआ है। तो आनंद कुमार का नाम याद रखिए, इस बार इनका नाम बहुत ही चर्चा में रहा था। अगला सवाल है, वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5वां या 4था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5वां। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक हासिल किए और इन 5 पदकों के साथ भारत का स्थान 5वां रहा था। इन 5 पदकों में थे 3 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ ही आप पदक विजेताओं का भी नाम याद रखिए। आनंद कुमार वेल कुमार जिन्होंने 3 पदक हासिल किए, इसके बाद कृष्ण शर्मा जिन्होंने 1 पदक प्राप्त किया और अनीश राज ने भी 1 पदक प्राप्त किया। अगला सवाल है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं लंदन, नई दिल्ली, पेरिस या दुबई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस बार साल 2025 का ये जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, यह इसका 12वां संस्करण है और ये 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें लगभग 186 पदक स्पर्धाएं होंगी और इसके साथ ही इसमें 100 से अधिक देशों की शामिल होने की संभावना है। अब देख लेते हैं इसके शुभंकर के बारे में। तो इसके शुभंकर का नाम रखा गया है विराज, जिसको एक हाथी के रूप में बनाया गया है जिसमें एक कृत्रिम पैर लगा हुआ है। इस प्रकार यह लोगो समावेशिता और शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अगला सवाल है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? आपके ऑप्शंस हैं राजमोहिनी देवी, सुरेखा यादव, लक्ष्मी भगत या प्रियदर्शिनी अय्यर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुरेखा यादव। ये हैं सुरेखा यादव और अभी सुरेखा यादव जी का नाम इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि 30 सितंबर 2025 को वे 36 साल की रेलवे में अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो रही हैं और सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। इसके साथ ही सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने साल 2023 में महाराष्ट्र के सोलापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया था। अगला सवाल है, 2025 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 सितंबर। ये जो आयुर्वेद है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। अब देख लेते हैं कि इस बार ये चर्चा में क्यों आया। तो 2025 से पहले हर साल आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था और धनतेरस की तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर साल परिवर्तित होती रहती है और आने वाले दशक में भी धनतेरस की तारीख 15 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में लगातार बदलती रहेगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तिथि को आयोजन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
अब देख लेते हैं कि ऐसी क्या खास वजह थी जिसके कारण 23 सितंबर की तिथि को ही चुना गया। तो इसके पीछे है एक खगोलीय घटना जिसे विषुव के नाम से जाना जाता है, और ये विषुव साल में 2 बार पड़ती है। पहली लगभग 20 से 21 मार्च के बीच, जिसे बसंत विषुव कहते हैं, और दूसरी 22 से 23 सितंबर के बीच, जिसे शरद विषुव कहा जाता है। और इस खगोलीय घटना के फलस्वरूप दिन और रात का समय इन दोनों विषुवों में लगभग बराबर होता है, अर्थात 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का समय लगभग बराबर होता है, जो पृथ्वी में संतुलन का प्रतीक है। और ये संतुलन आयुर्वेद के दर्शन से भी मेल खाती है, क्योंकि आयुर्वेद दर्शन में भी मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अब आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला सवाल है, देश में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 8 या 10। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। पीएम मित्र में इस मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। इसका मतलब ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और अभी इन 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, और इन सभी पार्कों में भूमि, बिजली और पानी को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि ये पार्क भारत में सबसे प्रतिस्पर्धी टेक्सटाइल हब के रूप में उभरेंगे। और इन पार्कों को एक खास विज़न के साथ बनाया जा रहा है, और ये विज़न है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। अगला सवाल है, पॉड टैक्सी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या कोलकाता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। अब देख लेते हैं कि ये पॉड टैक्सी क्या होती है। तो ये पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या पीआरटी प्रणाली का हिस्सा है, जो पूरी तरह से चालक रहित होती है और इलेक्ट्रिक वाहन होती है। और इन पॉड टैक्सियों को चलाने के लिए सड़क पर ऊंचे ट्रैक बना दिए जाते हैं, और इन्हीं ऊंचे ट्रैकों पर इन्हें चलाया जाता है। इन टैक्सियों पर 2 से लेकर 6 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं, और जिस तरह से अभी आप ओला या उबर बुक करते हैं, उसी तरह इन टैक्सियों को बुक किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है। लेकिन इनमें अंतर यह होगा कि ये पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चलेंगे और चालक रहित होंगे। अभी वर्तमान में इनको मुंबई के कुर्ला और बांद्रा के बीच चलाने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है, बैलन डी'ओर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या चेस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। अब हम बैलन डी'ओर पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यह एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से लगातार हर वर्ष प्रदान किया जा रहा है, और ये फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका के द्वारा पिछले सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। तो इस बार के पुरुष विजेता हैं उस्मान डेम्बेले, और महिला विजेता हैं एताना बोनमती। और इसके साथ ही एताना लगातार 3 बार यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही आप लियोनेल मेसी का नाम याद रखेंगे, जिनके नाम पर सबसे अधिक बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने 8 बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। अगला सवाल है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए किन्हें चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं सत्यजीत रे, यश चोपड़ा, एस राजामौली या सुदीप्तो सेन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुदीप्तो सेन। ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 है, इसमें आपको कुछ अभिनेताओं अभिनेत्रियों के नाम और कुछ फिल्मों के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के क्षेत्र में सुदीप्तो सेन का नाम याद रखेंगे, जिन्हें द केरल स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, और दूसरे हैं विक्रांत मेसी फिल्म 12वीं फेल के लिए। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी देख लेते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। पहला है एनिमेशन और विजुअल ग्राफिक्स की कैटेगरी, जिसमें तेलुगु फिल्म
हनुमान को दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की कैटेगरी में 12वीं फिल्म शामिल है और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म में सैम बहादुर का नाम आया है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं बैरन द्वीप, सेंट मैरी द्वीप, लक्षद्वीप या पाराद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैरन द्वीप। अगर हम ज्वालामुखियों की बात करें तो भारत के सीमा क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं। पहला है नारकुंडम द्वीप और दूसरा है बैरन द्वीप। लेकिन ये जो नारकुंडम द्वीप है ये सुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है और ये बैरन द्वीप लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और साल 2017 में इसमें अंतिम बार विस्फोट देखा गया था। लेकिन हाल ही में यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि पिछले हफ्ते इसमें लगातार 2 बार भूकंप आया था और यहाँ विस्फोट देखा गया है। तो आप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में बैरन द्वीप का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत को किस देश के द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टम प्रदान किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस या चीन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। ये जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है और इसके द्वारा विभिन्न हवाई हमलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये जो S-400 सिस्टम है इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके साथ ही यह 400 किलोमीटर की दूरी तक अपना लक्ष्य साध सकती है। इसमें 4 अलग अलग प्रकार के मिसाइल लगे होते हैं और इन चारों का उपयोग करते हुए एक साथ यह 36 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। और भारत ने वर्तमान में इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया है और इनको खरीदने के लिए साल 2018 में रूस के साथ 5 मिसाइलों का सौदा हुआ था और वर्तमान में भारत को अभी 4 सिस्टम मिल गए हैं और 2026 के अंत तक आखिरी 5वें सिस्टम की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। अब हम इस हफ्ते के एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में देख लेते हैं और ये है नेपाल में चल रहा जेनजी आंदोलन। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जेनजी क्या होता है। तो इस जेनजी की परिभाषा अलग अलग स्रोतों पर अलग अलग दी हुई है, लेकिन मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि जिनका भी जन्म साल 2000 के आसपास हुआ है उन्हें जेनजी की श्रेणी में रखा जाता है। और नेपाल में चल रहे इस भीषण आंदोलन में सबसे अधिक प्रतिभागी ये जेनजी ही थे, जिस कारण से इसे जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। और इस आंदोलन के शुरू होने का एक तात्कालिक कारण था सोशल मीडिया पर बैन लगाना, जिससे युवाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला हुआ था। इसके साथ ही कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे युवाओं का भ्रष्ट नेताओं से मोह भंग होना, बेरोजगारी की समस्या, अवसरों में कमी। इस प्रकार की कई समस्याएं थीं जिनके कारण नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे और आंदोलन के लिए अग्रसर हुए हैं। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और इन युवाओं ने सुशीला कार्की को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप नेपाल में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रकार नेपाल में अब मतदान करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष हो गई है। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, वर्तमान में भारत के CDS कौन हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं अनिल चौहान, वीरेंद्र प्रताप सिंह, शक्तिकांत दास या राजनाथ सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनिल चौहान। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और CDS का प्रमुख कार्य होता है भारत की तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल को बढ़ाना और आपसी सामंजस्य में वृद्धि करना। अगर हम भारत के पहले CDS की बात करें तो भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2019 में हुई थी। और अभी वर्तमान में भारत के CDS हैं जनरल अनिल चौहान। और अभी ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 8 महीने बढ़ा दिया है और अब ये 30 मई 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। सामान्य रूप से CDS का कार्यकाल 65 साल तक की आयु तक होता है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी अवधि को बढ़ा भी सकती है और इस प्रकार अभी जनरल अनिल चौहान की कार्य अवधि को बढ़ाते हुए इनका कार्यकाल 8 महीने बढ़ा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और इसी तरह करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।